अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मंडे का दिन है आज। एक हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ा सा डिप्रेशन देखा गया है मार्केट में इन्वेस्टर्स की जानिब से। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं वो एक जो ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा था वो थोड़ा सा शेकन होता हुआ आज के दिन दिखाई दिया। बुल रन जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी अरसे से डाइवर्सिफाई हो रहा था, लेकिन अब ये एक्सपेक्टेशन थी कि रोल ओवर वीक के ख़त्म होने के बाद से मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन आज हमने देखा मार्केट के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन देखी गई। लेकिन समहाउ 47,000 का लेवल इंटेक्ट दिखाई देता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए भी और हमारे जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है इस लिहाज से भी। साथ साथ अगर बात करें इकोनॉमी के हवाले से तो डॉलर ऑब्वियसली यस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अप्रिसिएशन देखी जा रही है, लेकिन समहाउ ये भी एक न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में कुछ मेजर्स ऐसे लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से डॉलर की जो डेप्रिसिएशन है या फिर रुपये की एप्रिसिएशन देखी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि रुपये की जो एक स्टेबिलिटी है वो काफ़ी मैटर करती है। तो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। ये बड़ा एक मुअम्मा बन गया है, आवाम की जानिब से काफ़ी प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ जो एक देखा जा रहा है वो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो आवाम है यानी कि आम लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी इसका बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, कल भी एक हंगामी इजलास तलब किया गया और इस इजलास के अंदर मेन जो एजेंडा था वो ये था कि क्यों ये इतने प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों एक ऐसे टैरिफ में इंक्रीज़ आ जाता है और एक बहुत ज़्यादा एक सडनली इतना ज़्यादा इंक्रीज़ जो कि बर्दाश्त से बाहर है, यूनिट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम हो सकते हैं, वो डिटेल डिस्कस करेंगे आज के दिन। साथ साथ हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेज इन पाकिस्तान। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स क्या हैं, रेमिटेंसेज कितने आ रहे हैं, कितने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं हमारे पास, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पाकिस्तान एंड एज वेल एज इन ओवरसीज। अगर हम बात करें दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी डिमांड है, लेबर की भी डिमांड है, तो कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ गुंजाइश है, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, परवेज़ मद्रास वाला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अदनान पराचा साहब, आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं परवेज़ साहब से पूछूंगी, परवेज़ साहब इकोनॉमिक कंडीशन को वन लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आप कैसे सम अप करेंगे? दूसरा ये एक डिटेल आंसर दीजिए मुझे कि जो लूप होल्स हैं उनको फिक्स करने की बात की जा रही है, साथ साथ जो सबसे बड़ा एजेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक हंगामी इजलास तलब किया कल के दिन भी और कह दिया कि 48 घंटे में रिपोर्ट तलब करें और बताएं कि एक्चुअली ये प्राइसेस इतनी जल्दी बढ़ क्यों जाते हैं, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। नताशा, बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक है। सबसे पहले तो देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक्शन लिया हुआ है और इसी तरह से ही काम हो सकता है कि उनको बिल्कुल रैपिड जो है ना एक्टिव होना पड़ेगा और लोगों को देखें ना जल्द से जल्द रिलीफ देना पड़ेगा। देखें, अब लोगों की जो कैपेसिटी थी ना, जो बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। ये जो बिजली के जो बिल हैं और जो जितने बिजली के बिल आ रहे हैं, अब लोगों के पास इतनी सकत नहीं है कि वो उनको दे सकें। देखिए, पहले तो अगर ये ऐसा हो ना कि भाई आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं क्रॉस द बोर्ड, तो आप ये देखें कि मिनिमम वेजेस क्या हैं। अगर मिनिमम वेजेस के हिसाब से आप एक छोटा सा एक हाउस होल्ड देख लें कि उसके घर में क्या रिक्वायरमेंट है, खाने की क्या रिक्वायरमेंट है, बिजली की क्या रिक्वायरमेंट, और इसके हिसाब से उसकी मिनिमम वेज जो है ना वो फिक्स की जाती है दुनिया भर में। और यहाँ पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में हमारी जो सकत है ना, जो इनकम है ना लोगों की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है इफ़ यू कंपेयर टू द वर्ल्ड। कि भाई दुनिया में भी जो है ना एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी इनकम ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो बिजली के बिल ज़्यादा बढ़ते हैं तो उनकी एक वेकेशन कम हो जाएगी, मगर ये है कि वो खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना, उनके स्कूल से बच्चों को तो नहीं निकालेंगे ना। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ बिजली के बिल एक ऐसे ज़्यादा आ गए हैं लोगों के पास कि अब वो अपने घर के असासे या घर के ज्वेलरी बेच रहे हैं और बिजली के बिल भरने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है कि वो 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने ये भी बोला है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ वो एनर्जी वेस्ट हो रही है,
और उसका जो है ना वो फ़ायदा आम आवाम को नहीं हो रहा, आवाम उसके पैसे आवाम को बोझ पड़ रहा है। तो पहले तो वो उन्होंने बोला है कि फ़ौरन से फ़ौरन जो है ना अपने आप से उसकी एहतसाब शुरू उसकी किया है। उसकी हाँ। रिपोर्ट दें। तो ये एक अच्छा इकदाम है, मगर उससे लोगों को इमीडिएटली फ़ायदा नहीं होगा। देखें ना, अगर आप गवर्नमेंट को कह दें कि भाई आपने 2 दिन में जो है ना आपने बिजली कम खर्च कर ली या 1 महीने में कम खर्च कर ली, हमारे लोग मांग रहे हैं कि भाई मुझे तो कल चाहिए, मुझे रिलीफ कल चाहिए, मुझे रिलीफ आज चाहिए, मुझे रिलीफ 2 दिन में बाद अच्छा, चाहिए। वो भी तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक एरिया है, जो पावर सेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इतनी फ्री एक्सेस है कि उसकी वजह से जो एक उसका एक बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है। तो ये भी तो एक बात है ना। देखिए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हर किस्म के लोग होते हैं, वो किसी को एडवांटेज भी देते हैं, ठीक है ना, कुंडा माफिया भी होता है, राइट। वो भी किसी ना लाइन किसी लॉसेस की हैं बिल्कुल। किसी ना किसी की सपोर्ट से ही वो कुंडे लगते हैं। अब वो लाइन लॉसेस जो होते हैं ना, वो जो जेन्युइन जो जिनके मीटर लगे हुए होते हैं ना, वो सारा ऐड होके ना तो उनके ज़िम्मे लग जाता है, ठीक है ना। बाकी लोग जो है ना वो खामोखाम में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मसला ये है कि ये ऐसा काम नहीं है कि 2 दिन या 3 दिन में प्राइम मिनिस्टर उसके रिलीफ दे देंगे। अब जैसे डॉलर की जो रफ्तार तेज़ हो रही है और डॉलर भाग रहा है आगे, तो आप देखें कि अब हमें फ्यूल के चार्जेस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के चार्जेस बढ़ेंगे, इसके तरह से दूसरी चीज़ें भी। तो महंगाई का तो एक और सैलाब आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो अभी ये देखना है कि इनसे लोगों को किस तरीके से रिलीफ मिलेगी। उसके एक तरीका यही है कि जैसे आपने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम जो है ना वो ज़्यादा बढ़े। जो लोगों के पास पैसा जेब में होगा तो वो बोलेंगे कि ठीक है, मैं यार ये पैसे, चलो ठीक है, थोड़ा बिल बढ़ गया तो मैं दे कोई सकता बात हूँ। नहीं, हाँ, या हमारे घर में, यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ यह है कि एक घर में रह राइट। रहे हैं लोग, हाँ। तो क्या है कि वो छोटे घर में रह रहे हैं और 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी है। मगर मसला ये है कि ये 2 दिन या 3 दिन में रिलीफ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मैं आज आपके प्रोग्राम में ये बोल रहा हूँ कि आपकी नेबरिंग कंट्री है ईरान, उसके पास से जाके गैस, ऑयल और बिजली लेके आएँ और लोगों को इमीडिएट रिलीफ दें। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई ज़राए हैं या ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि ये लोगों को जो है ना 1 महीने 2 महीने में दे देंगे। क्योंकि अभी के इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, ठीक है ना, वो कहेगी कि भाई आपने मुझे ये इतने के बिजली दे रहे हो और मैं इतने की ये बेच रहा हूँ, ये मेरे ओवरहेड है और मैं इससे कम बेच ही नहीं सकता। और जो लाइन लॉसेस हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा। राइट, चलिए इस अगर पे देखें डिटेल बिजली डिस्कस काटने होगी। जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर अगेन डिटेल डिस्कस करूंगी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं अदनान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लूंगी। अदनान साहब, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इश्यूज यहाँ भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है। ओवरसीज़ हमारे लिए ज़रूरत भी होती है, समटाइम्स हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मौजूद होती हैं, यहाँ वालों को मौका नहीं मिलता, बाज़ औक़ात वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं, फिर बाद में पता चलता है। तो ज़रा ये एक परसेप्शन भी क्लियर कीजिए और थोड़ा बताइए कि सही रास्ता कौन सा है। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखें, ह्यूमन कैपिटल का तो ये कि हमारे पास जो यूथ की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा है। अब उसके हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, इसको हमने यूटिलाइज़ कहाँ करना है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारी इस टाइम पे इंपोर्ट्स डे बाय डे बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स डे बाय डे कम हो रही हैं, और एप्टेमा की रिपोर्ट के मुताबिक भी तकरीबन 60 से 70 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब यहाँ पे वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हमने यूटिलाइज़ करने के लिए हमें प्रॉपरली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स करने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के कराची के विज़िट के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर पाकिस्तान की यूथ बाहर जाना चाहती है तो वो जाए, और वहाँ से रेमिटेंसेस भेजे। उन्होंने ये भी चीज़ वाज़े तौर पे बोली थी कि यही लोग वापस कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। लेकिन हमारे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस चीज़ को, वो आधे उनकी बात को तो हाईलाइट किया गया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर साहब का और उनकी काबीना का था उसको प्रॉपरली नहीं बताया गया। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट ये है, ये इंटर रिलेटेड है विद आपकी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। आपकी जितनी भी यूथ इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड यहाँ पे पाकिस्तान में हैं और वो बाहर जाना चाहती है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एसोसिएशंस का प्लेटफॉर्म्स है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का प्लेटफॉर्म्स है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस टाइम पे वज़ीर ख़ारजा साहब से
कि इस टाइम पे हम पिछले कई अरसे से ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि बाहर के ममालिक के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको टेकअप किया जाए, और यहाँ गल्फ़ के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स में भी इस टाइम पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान की वर्कफोर्स अक्रॉस वर्ल्ड उन्होंने मांगी है। अब आप उस चीज़ को ये देख लें कि इस टाइम पे जर्मनी ने 2022 के अंदर इंडिया से 17,400 वर्क वीज़ाज़ इशू किए हैं इंडिया के लिए। टर्की के लिए 12,500 है, सर्बिया के लिए 11,800 है, लेकिन पाकिस्तान की जो फिगर है वो हमारी फिगर 600-700 से ऊपर नहीं गई। क्यों, वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये देखें, हमने लास्ट गवर्नमेंट में भी यही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने अपने HR मिनिस्ट्री को भी कहा था और वज़ीर ख़ारजा साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि इस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ को 15 से 16 लाख वर्क फोर्स पर एनम रिक्वायरमेंट है उनकी। तो इश्यूज हमारी साइड से हैं या दूसरे कंट्रीज जहां से Exactly, रिक्वायरमेंट है? बहुत अच्छी बात की, इश्यूज़ हमारे एंड पे हैं। देखें, इश्यूज़ हमारे एंड पे हैं। जब तक आप बाहर की कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ आप MOU साइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक यहाँ से हम वर्क फोर्स नहीं भेज सकेंगे। अब जापान में देख लें, 2022 में पाकिस्तान से 900 लोग गए हैं, जो कि 2022 में जापान ने अनाउंसमेंट की थी कि हमें तकरीबन 30 लाख वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। हर साल उन्होंने 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स अक्रॉस वर्ल्ड मांगी है, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ 900 गए। इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वज़ीर ख़ारजा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इस टॉपिक को, इस चीज़ को ऑन बोर्ड लें और हमारी ब्यूरोक्रेसी को इसको इस टाइम पे सोचना होगा कि देखें, हमें पाकिस्तान की यूथ को इस टाइम पे यूटिलाइज़ करना है। अगर हम पाकिस्तान की यूथ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे यहाँ पे, तो हम उसको अनएम्प्लॉयड यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। यही लोग यहाँ से बाहर जाके कुछ साल बाहर काम करके देखें, उन्होंने यंगस्टर्स के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। यंगस्टर्स हमारे मुल्क का सासा है, अगर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाय द एंड ऑफ द डे वो आपके मुल्क का ही नाम रोशन करेंगे। और अभी जो गवर्नमेंट है वो कोई वोट बैंक किसी का उसका कोई मसला नहीं है। तो अब इंटरिम सेटअप के अंदर अगर ऐसे फैसले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें, हमारी जो स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल लोग जो हैं और सेमी स्किल्ड लोग हैं, इन्हीं की रिक्वायरमेंट आपकी दूसरी कंट्रीज़ में है। हम इन्हीं लोगों को पॉलिश कर सकते हैं और फॉर द शॉर्ट पीरियड एंड फॉर द लॉन्ग पीरियड हम इनको बाहर भेज के, और वही जो प्राइम मिनिस्टर वाली बात जो मैं उसको दोबारा हाईलाइट करूँगा कि यही लोग बाहर से 5, 10, 12, 15 साल के बाद वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आज एक बड़ा ऐलान हुआ है SIFC के अंडर जो है 3 से 4 अरब डॉलर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि गल्फ़ स्टेट से हमारी आ रही हैं, और वो आपकी पेट्रोलियम साइड पे, आपकी कोल माइंस की साइड पे और आपके एग्रीकल्चर वाली साइड पे है। तो एग्रीकल्चर वाली साइड का जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये जो चीज़ इस टॉपिक को और इस फील्ड को उठाया था, यही जो टॉपिक और यही जो फील्ड है ये इंटरकनेक्टेड है आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से। हमारे पास एग्रीकल्चर में भी देख लें कि हमारे पुराने फरसूदा जो सिस्टम चल रहे हैं वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे अगर हम काम करें और वर्क फोर्स को बाहर भेजें, तो ये 2, 4, 5 साल के बाद लॉन्ग टर्म के अंदर पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा। राइट चलें जी, मैं परवेज़ साहब से पूछना चाहती हूँ। परवेज़ साहब, एम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं इशू है यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अपने कुछ लोगों को कम किया गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन हो रही है। चलें जी, हम थोड़ा सा राशनिंग कर लेते हैं, और कुछ लोगों को निकाल कर उन्होंने अपने थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ को कम कर लिया। अगर उनकी 100% रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने 50% से काम चला रहे हैं। आप समझते हैं कि पॉलिसी रेट के बढ़ने के बाद थोड़े से एक बिजनेस सर्कल के अंदर भी चेंजेस आए हैं, बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, इसको प्लीज़ ज़रा हाईलाइट कीजिए। बिजनेस तो देखें, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत कम हुए हैं, वैसे भी जनरल बिजनेस कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। इलेक्ट्रिक टैरिफ, डिस्काउंट रेट, उनके बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो रुकी हुई है। लोग नई इंडस्ट्री नहीं डाल रहे हैं, लोग एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप जाहिर बात है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो महंगा हो गया है, और इसको देखते हुए मार्केट की डिमांड भी अब कम हो रही है। देखें, मैं अभी जो है बात हो रही थी एग्रीकल्चर की, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो ज़मीन अल्लाह ने दी है ना, इतनी ज़रख़ेज़ है कि हम यहाँ हर चीज़ उगा सकते हैं। हम पता नहीं क्यों दालें बाहर से मंगा के जो है ना हम अपना इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं, क्यों हम बाहर से चीज़ें मंगवा के, हम खाने पीने की चीज़ें यहाँ मंगवा के हमारे इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। हमारी एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ानी चाहिए, हमारे पास नए इक्विपमेंट मंगाने पड़ने चाहिए कि हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट आएँ। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि जो यहाँ से यूथ जो जाने की कोशिश कर रही है, देखें हर कंट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। वो सारे लोग अपनी एक कंडीशन लगाते हैं कि हमें इस कैटेगरी के लोग चाहिए, हमें ये प्रोफेशनल चाहिए, हमें ये काम के लोग चाहिए। अगर हम वो काम के लोग तैयार नहीं करके देंगे उनको, तो कोई भी कंट्री वाला जो है ना हमें 600 700 या 800 या 1000 मैक्सिमम जो है ना वही एब्जॉर्ब कर सकेगा। इससे ज़्यादा तो वो हमारे जो है ना यूथ को ले गई नहीं। हमें क्या चाहिए कि जो दुनिया हमें, हाँ जी, स्किल्स है। हमें क्या चाहिए कि जो दुनिया को ज़रूरत है, अगर प्लम्बर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, IT प्रोफेशनल की ज़रूरत है, जिस जिस कैटेगरी में दुनिया को जहाँ जहाँ चाहिए, हमें वो जो यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ये कहना चाहिए कि भाई इस किस्म से स्टूडेंट्स को तैयार करो। देखें, आप अपने टर्की में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, वहाँ जिस हिसाब से आपकी इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है ना, तो कोऑर्डिनेशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो सारे एजुकेशन यूनिवर्सिटी के साथ इन लाइन होते हैं कि भाई हमें इस किस किस्म के लोग चाहिए। हमारी यहाँ इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है, हम कभी किसी वक्त जाते हैं तो हमें वो लोग नहीं मिलते, लोकल भी लोग नहीं मिलते। तो बाज़ औक़ात यही होता है कि फिर हमें उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है, हमें इन हाउस ट्रेनिंग करानी पड़ती है, बाहर से किसी को बुलाना पड़ता है कि भाई हमारे लोगों को आप ट्रेन करें ताकि ये चीज़ हम आगे जाके उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो हमें अगर इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। हमें यूथ को तैयार करना पड़ेगा, रेडी फॉर 21st सेंचुरी, जो आगे जाके जो है ना वो बाहर भी करें, हमें रेमिटेंस भी यहाँ भेजें और हमारे लिए वो तैयार हैं। देखिए, जितना यूथ बाहर जाएगा ना, तो इतना यूथ हमारे ऊपर उसका बर्डन भी कम होगा और हमारे पास रेमिटेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फैमिलीज तो यहाँ है, वो पैसे तो भेजेंगे। मगर हमें राइट कैंडिडेट तैयार करना पड़ेगा, राइट बंदा तैयार करना पड़ेगा, जाके वो वहाँ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट पे लग जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ घूम फिर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आजकल के दौर में, आजकल जो हमारे इलेक्ट्रिक के टैरिफ, अगेन आई एम जस्ट मेंशनिंग, और जो डिस्काउंट रेट है, इससे तो इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। कोई भी बंदा जो है ना आज इंडस्ट्री लगाने के मूड में नहीं है, और लग भी जाएगी तो कंपेटिटिव नहीं होगी रीजन में, हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप अगर वो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट आज हमारे यहाँ है स्टेट बैंक का, और फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है, उस टैरिफ पे आप इंडस्ट्री किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से चलाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर हमारे ऐसा भी तो नहीं है कि भाई सीमलेस बिजली आ रही है, चले टैरिफ जो भी है, ऐसा तो नहीं है। 6 दफ़ा तो इंडस्ट्रियल जोन में जो है ना बिजली दिन में जाती है, तो आपकी मशीनों की मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर, वो भी बढ़ जाती है। तो देखें, मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इंटरिम गवर्नमेंट के पास वक्त का मुकाबला सख्त है और वो वही डिसीजन ले सकते हैं जो वो कर सकते हैं। इसके अलावा वो चीज़ों को छेड़ नहीं सकते, क्योंकि IMF की रिक्वायरमेंट है, दुनिया की रिक्वायरमेंट है। वो इतना ज़्यादा जो सिस्टम जो है, जो काम जो करने आए हैं, मैंडेट है इनके पास, इनका जो एक ही है कि जो चल रहा है उसको आप चलाए हैं टिल द इलेक्शन इज अनाउंस, ठीक है ना। तो उनके पास 90 डेज या 120 डेज में, व्हेन एवर जब भी इलेक्शन होंगे, उनको बस इस मुल्क को अफ्लोट रखना है। जो भी पॉलिसीज जो पुरानी गवर्नमेंट करके गई है उसको कंटिन्यू करना है और ये सिस्टम को चलाना है और इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन आगे हो भी जाते हैं, कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी तो नई गवर्नमेंट जो भी आएगी वो यहीं से आएगी ना। उनके पास ऐसे तो कोई मैजिक स्टिक तो होगी नहीं कि वो आने के साथ इलेक्शन होंगे। देखें, इलेक्शन होने के बाद वो सारी चीज़ें रिलीफ तो नहीं देंगी, तो ये बर्डन तो सहना पड़ेगा। और अगला हमारे पास डेट रिपेमेंट, वो भी आने वाली है। उसका भी तो आप सोचेंगे, वो जब वो टाइम आएगा और डेट रिपेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि मतलब कि $8 बिलियन हैं, तो वो कहाँ से लेके आएंगे? तो वो भी तो हमें जनरेट करने हैं, वो भी तो आगे दुनिया को देने हैं, वो भी हमारे जो कर्ज जिन्होंने दिया उनको देने। तो बात दरअसल ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इनको ठंडे दिमाग से अगर आप करें और आप एसोसिएशन के पास बैठें,
चैम्बर के साथ बैठें, एसोसिएशन के पास बैठें, यूनिवर्सिटीज़ के पास बैठें। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि ये ऐसी प्लानिंग करके जाए और इतने काम करके जाए कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट आए ना, तो उनके पास वहाँ से वो चले और फ़ौरन चीज़ों को एग्जीक्यूट करे, रादर देन अब प्लानिंग करती है। देखें अभी नई गवर्नमेंट आएगी, वो 6 महीने प्लानिंग में लगा देगी। तो इनको चाहिए कि वो प्लानिंग करके जाएं और ऐसे काम करके जाएं और ऐसा ग्राउंड वर्क तैयार करके जाएं, ठीक है ना, कि अगली गवर्नमेंट आए और उसको एग्जीक्यूट करे और लोगों को इमीडिएट रिलीफ दे, इमीडिएट रिलीफ। क्योंकि जितना डिले होगा ना, तो लोगों की जो है ना अब होप खत्म हो रही है, लोग बहुत परेशान हैं। जरा सा कोई मसला होता है तो और प्रोटेस्ट ज़रा सा करने की सोचते हैं, ये और थोड़ा सा एक इशू है। प्रोटेस्ट होने की शुरू। तो मैं Right. चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ये लेगवर्क करें और यहाँ थोड़ा काम करके जाएं, ताकि अगली गवर्नमेंट आए और फ़ौरन उसको इम्प्लीमेंट करें। पॉलिसी मेकर्स फिर अगेन आ जाएगा कि जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो उनका एक अलग एजेंडा होता है कि वो पॉलिसी ज़रूर बनाते हैं, तो फिर इस पर भी मजीद बहस करेंगे। लेकिन मैं अदनान साहब से पूछना चाहती हूँ, अदनान साहब, एक तरफ ये जो परवेज़ साहब हैं इन्होंने एक हाईलाइट की है चीज़, वो ये कि जब यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर वोकेशनल सेंटर्स होने चाहिए, या उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सर्टिफिकेशन करें या लोगों को ट्रेन करें ऐसे कि वो जब जाएं बाहर तो उनको आराम से जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। आप समझते हैं कि अगर ये मसाइल हल हो जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में ही हो जाएं, तो यूनिवर्सिटी के काम अगर यूनिवर्सिटी करते तो क्या ज़रूरत है न्यू वोकेशनल सेंटर्स बने या न्यू कोई इंस्टीट्यूट्स बने, उसकी अलग फ़ीस हो, उसकी एक अलग चीज़ें हों? देखिए इसमें तो सबसे पहले इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो हमारी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है, उनकी जो वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको समझ के उस हिसाब से एक सिलेबस बनाया जाए। जैसे लैंग्वेजेस का है तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो उनकी रिक्वायर्ड है, जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में दी जाए। नंबर एक तो ये है। दूसरा मैं जो परवेज़ साहब ने बात की कि प्लानिंग्स करके जाएं, तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इस टाइम पे आर्मी चीफ से कि इस टाइम पे प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ये इंटरम गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे इनके लिए वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इसके साथ प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी इलेक्शंस के बाद, उसको फिर वही 6 से 8 महीने रिक्वायर्ड हो जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो यूथ का आप बात कर रही हैं कि यहाँ से जो सर्टिफिकेशंस वगैरह लेके जाएं, वो देखें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को और आपकी इंडस्ट्री को और प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड ले और पीपीपी प्रोजेक्ट पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर वोकेशनल सेंटर्स जो है वो बनाए, ना कि वो हम सारी चीज़ हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे डाल दें अगर वो चीज़ बनाई जाए तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके लोकल बिजनेस कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट भी हुई होगी और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट उसके साथ ऑन बोर्ड होगी तो इन्वेस्टमेंट के साथ उसका रिटर्न और जो आपके यूथ की यूटिलाइजेशन है वो अकॉर्डिंगली हो सकेगी। इस टाइम पे एक चीज़ और सोचने की है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि हमारे मोस्टली 80 to 85% गल्फ़ स्टेट्स में हैं, उनके लिए हमने क्या सोचना है कि उनकी स्किल डेवलपमेंट्स वगैरह के लिए वो क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो ऑलरेडी हैं वहाँ पर। ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी है। देखें 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिसके अंदर 80-85% गल्फ़ स्टेट्स के अंदर है। अब आज से कुछ साल पहले वो हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है, ये हमारा प्लम्बरिंग का है, या ब्यूटिशियंस के अंदर है, ये मुख्तलिफ जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, सेल्स के अंदर लोग हैं, उनके पास एक्सपीरियंसेस वगैरह तो नहीं थे उस टाइम पे। यहाँ से चले गए, उनके पास टेक्निकल स्किल्स थी, अब वो टेक्निकल स्किल्स उनके पास आ चुकी हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है वहाँ पे, ताकि वो आगे अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें दूसरी कंपनीज़ में। ये सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली इस टाइम पे गल्फ़ स्टेट्स में हैं, उनको हम सर्टिफाइड किस तरह कर सकते हैं। अदनान साहब, इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी मेरा एक सवाल है, लेकिन मैं अभी ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लाइन पे लेंगे हम। चौधरी नदीम रऊफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सेक्रेटरी रावलपिंडी जिमखाना क्लब एंड चेयरमैन मैनेजमेंट बोर्ड RCCI इंडस्ट्रियल इस्टेट। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू नताशा फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। नदीम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक हालात जो कि काफ़ी अरसे से थोड़े से फ्रेजाइल दिखाई दे रहे थे, अब थोड़े से हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ आए हैं, या फिर सब एक पेज पे हैं। SIFC का क़याम, एक कुछ अच्छे बड़े ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए गए।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है, चाहे हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, चाहे हम बात करें रेमिटेंसेस की, या फिर बात करें एक्सपोर्ट्स की, उसके बारे में प्लीज़ ज़रा बताइए। जी, इसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त हमारा जो मुल्क फेस कर रहा है, डेफिनेटली इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो सबके सामने है, बट जो एक सबसे बड़ा डायलेमा है वो ब्रेन ड्रेन का है। आई डोंट नो, अभी थोड़ा सा मैंने सुना, जो मेरे यहाँ पे कोलीग बात कर रहे थे आपके स्टूडियो में, तो जो इशू जो उनका सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और फिर आगे एम्प्लॉयमेंट है, वो बहुत बड़ा इस वक्त सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया आपकी टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ जा रही है, और हमारे यहाँ डिलेमा ये है कि इस वक्त जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली रन कर रही हैं, दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्टिफिकेट्स, और वही सर्टिफिकेट्स जब वो लेके हमारे जो वर्कर्स हैं या स्किल्ड लेबर है वो बाहर जाती है, तो वहां पे जाके शर्मिंदगी होती है, और जो फिर काम करने वाले एक्चुअल लोग हैं वो भी साथ सफर करते हैं। आप इसे अंदाजा करें कि पिछले फर्स्ट क्वार्टर 2023 में तकरीबन 8 लाख के करीब लोग जो हैं वो बाहर गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसमें से तकरीबन 1 लाख वो लोग हैं जो कि हाईली स्किल्ड हैं, जिसमें आपके इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं। अब इसमें मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर सकती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ये ठीक कर रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जिसमें टेफ्टा है, आपका नेपटेक है, उनके अंडर इनको किया जाए, और जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन हैं उनको चेक करके फिर जो लोगों को बाहर भेजा जाए। इवन के पाकिस्तान में भी अगर मैं बात करूं कि मैं अभी इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट को, जिसको हम मैनेजमेंट बोर्ड का मैं चेयरमैन हूं, उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल की एक बहुत बड़ा क्लस्टर है। अब हम जब बंदा ढूंढने के लिए जाएं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस सेक्टर से हमें बंदा नहीं मिलता। मसला यही है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही, जो कि जिसकी अशद जरूरत है प्राइवेट सेक्टर में भी, और जो गवर्नमेंट के इदारे जिसमें मैंने पहले बताया टेप्टा है या नेपटेक है, उनकी सरपरस्ती में जितने भी प्राइवेट और ये इंस्टीट्यूट्स हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आपके इस वक्त खुले हुए जगह जगह पे, उनकी सर्टिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस वक्त भी मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि हम अगर कोई बंदा प्रॉपरली ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो मार्केट में अभी भी रिक्वायरमेंट है, मगर प्रॉब्लम वहीं आती है कि हम प्रॉपरली स्किल्ड लेबर जनरेट करने में कामयाब नहीं हैं, और जो कामयाब होते हैं वो आपके मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। तो इन आइदर केस you are employing the person here in Pakistan or abroad, अगर बाहर जा रहा है तो वहां से भी हमें जो पाकिस्तान पैसा बाहर से वापस पाकिस्तान भेज रहा है उसका हमें एडवांटेज है। तो ये चीजें हैं जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को खास तौर पे, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड है। तो फिर ये हम कहते हैं कि जी राइट चले नदीम साहब, ये तो मैंने आपने बताया ओवरसीज के हवाले से, और थोड़ा सा पाकिस्तान में जो बच्चे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो थोड़े से ट्रेंड ना होने की वजह से रह जाते हैं, तो उनके बारे में आपने बताया। मैं एक्सपोर्ट्स के बारे में पूछना चाहूँगी। दूसरा ये कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनके अंदर बड़े इशूज़ हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करते हैं तो वो ऐसे हैं कि जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या और बेसिक नेसेसिटीज़ के हवाले से सवाल उठाए जाते हैं। तो ये भी ज़रा बताइए, क्योंकि जब आप मुल्कों की, किसी डेवलप मुल्कों की कामयाबी का जो एक सक्सेस स्टोरी देखते हैं उसके अंदर तमाम हाथ EPZs और SEZs का है और इंडस्ट्रियल एरियाज़ का है, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये प्लीज़ ज़रा वाज़े कीजिए। लास्ट ईयर जब मैं प्रेजेंट था तो मैंने हर फोरम पे एक ही बात की थी कि एक वाहिद हल है हमारी ग्रोथ का और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर होने का, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द की टू सक्सेस एंड मूविंग फॉरवर्ड। हम हर वक्त बात करते हैं एक्सपोर्ट की, मगर एक्सपोर्ट के लिए आपका इन ऑन ग्राउंड इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, उसको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। जहाँ पे EPZs की बात होती है या दूसरे इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात होती है, अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट इस वक्त रन कर रही है, हम अनाउंस तो कर देते हैं बट बाद में उसका कोई वाली वारस नहीं होता, बुरे हालात होते हैं। अब जिस तरह इंडस्ट्रियल स्टेट जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ एज अ चेयरमैन, दिस इज द ओनली इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। वहां पे तकरीबन 450 के करीब इंडस्ट्री इस वक्त ऑपरेशनल है, जिसमें से काफी सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं, लोकल भी मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। हम अपने रिसोर्सेज से जो उसको
बेहतर कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो मैंने तो एक ये भी प्रपोजल दी थी जब मैं प्रेसिडेंट था और मुख्तलिफ फोरम से बात करता रहा कि एक SEZ को या EPZ को डेवलप करने में एक बड़ा टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है। आपकी एक्वायर होती है जमीन, फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आप जो SOS बेसिस पे काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप कहीं देखें कि भाई कोई इंडस्ट्री वर्क कर रही है या आपकी इंडस्ट्री पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकती है, आप छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दें। आप उस एरिया को या उस बिल्डिंग को, जिस तरह आप IT पार्क्स बन रहे हैं और वहां पे पूरे पूरे टावर को हम एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए हम उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री को भी कर सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके आपकी उसमें डेफिनेटली जब आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो आप जो उसकी मशीनरी आ रही है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको बनाने में चाहे वो लोकल बना के कंज्यूम कर रहा है या एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, तो उसमें आप फैसिलिटेट करें और उसमें आपको टैक्सेस की जो मद में आप की जो ड्यूटीज हैं उसको कम करें उसकी मशीनरी में और रॉ मटेरियल में। तो यही छोटे छोटे स्टेप करके आप जो है ना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बड़ा क्विक रिव्यू आपने दिया है नदीम साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। मैं परवेज साहब से पूछना चाहूँगी। परवेज साहब, एक इन्होंने बड़ा अच्छा है, एक जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से एक अच्छा सा एक कैलिबर जो है वो हमारे पास सामने डिफाइन किया है। आप भी प्लीज़ बताइए कि क्या इशूज़ होते हैं और उसको कैसे टैकल किया जाता है। देखिए नताशा, जो भी इंडस्ट्री को लगानी है तो उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। अगर फाइनेंस की कॉस्ट महंगी होगी और इंपोर्ट का अगर कोई भी मशीनरी करे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी तो यहाँ कोई बन नहीं रही है, तो आपको मशीनरी तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये है आजकल कि हम इतनी मशीन इंपोर्ट कर सकते हैं और मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं एट द प्राइस जहां अभी आजकल डॉलर खड़ा हुआ है। और फिर इसके बाद आपके जो बिजली के टैरिफ, ठीक है आपने इंडस्ट्री लगा भी ली, आपको पता है कि अगर इंडस्ट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है या आपका जो भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो आजकल कहाँ चल गई है। आज स्टील है 2,75,000 रुपये टन है, सीमेंट है 1,100 रुपये की या 1,150 रुपये की सीमेंट की बोरी हो गई है। तो आप उस बेसिस पे आप अपने एक तो पहले तो बिल्डिंग बनाएंगे, आप ज़मीन लेंगे, ठीक है ना, ज़मीन पे आप बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग की एक कॉस्ट करेंगे, फिर इसके बाद आप मशीनरी लेंगे एट द डॉलर राइट नाउ, ठीक है ना। उस मशीन को चलाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा। तो कितना फंड या कितना पैसा एक बंदा लगा सकता है? क्या पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री जो लगाने वाला है एंटरप्रेन्योर, उसकी एपेटाइट है कि वो लगा सकते हैं? चलें, उसने वो सारी चीज़ें लगा दी, उसने कर दिया, वो सारी चीज़ें लगा दी। अब उसके लगाने के बाद वो हमारी जो प्रोडक्शन होगी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के साथ जो प्रोडक्शन होगी, वो उस प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी? वो कॉस्ट वो होगी कि हम वर्ल्ड मार्केट में compete कर सकते हैं। अगर वही प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट से कहीं और आ रही होगी, जो उसके इलेक्ट्रिक के टैरिफ कुछ हो रहे, क्योंकि मैं तो अपनी जो है ना डिप्रिसिएशन, मशीनरी की डिप्रिसिएशन भी उसी कॉस्ट पे लगाऊंगा जो मुझे पड़ी है, बिल्डिंग की और प्लांट की जो डिप्रिसिएशन उसी कॉस्ट पे लगाऊंगा जो मुझे पड़ी है। तो आर वी एबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी के भाई वहाँ से जो बिजनेसमैन है वो जो कहीं से और दे रहे हैं। तो देखें, इंटरनेशनली जब आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो यू आर नॉट कम्पीटिंग विद द लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट, आप दुनिया की जो पूरी दुनिया है उसके जितने भी उस मार्केट से आप कंपीट कर रहे हैं। मैं परवेज साहब एक चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आपने बोला कि कंपेटिटिवनेस चले उसके ऊपर आपका हक है, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको फायदा नहीं तो उसका फिर कोई फायदा नहीं बिजनेस करने का। लेकिन एक चीज है, आपने बोला कि इंपोर्ट करेगा मशीनरी, थोड़ा सा आपने मशीनरी को इंपोर्ट करके हमारी जो एक दुखती रग है ना वो आपने दबा दी है। आप ये बताएं कि जब 2020 के अंदर टफ फाइनेंसिंग दिया गया, उसमें इतनी मशीनरी इंपोर्ट की गई जिसकी वजह से फिर उसका कार्स भी इंपोर्ट की गई, जिसकी वजह से इतना डैमेज हुआ हमारी, जो आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, जो आज तक हम उसकी डॉलर की या तमाम जो एक नेगेटिव हमारे हालात है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वहीं से ही शुरू होती है। आप ये समझते हैं कि ये जो मशीनरी आ गई क्या वो अभी तक इस्तेमाल होना शुरू हो गई? कहा यह जा रहा था उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा और बड़ा ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, वो तो आया ही नहीं अभी तक। देखिए, जो भी जब इजाजत दे दी गई, जब ला दिया गया चीज़ें। नताशा, पहले मैंने आपको बहुत ज़्यादा मैंने बताया है कि देखें, जब इंडस्ट्री बनती है ना वो ओवरनाइट नहीं बनती है।
इंडस्ट्री बनती है उसको 3 से 4 साल 3 से 4 साल लगते हैं जब settle होने इंडस्ट्री अपने फुल पीक पे आती है ना, तो उसको मैक्सिमम 4 साल तो आप उनको देंगे नहीं, क्योंकि वो सारा सिस्टम होता है उसका, रॉ मटेरियल इंपोर्ट। टर्फ फाइनेंसिंग थी, बहुत अच्छा था, मैं उसको बुरा नहीं समझता, क्योंकि आपने इंडस्ट्री को प्रमोशन के लिए आपने दिया। अच्छा, जो मशीनरी आई थी, जो टेक्सटाइल सेक्टर में मशीनरी आई थी, और पिछले दिनों टेक्सटाइल का जो इतना एक्सपोर्ट जो बढ़ा था ना, उसकी वजह यही थी कि उनकी बीएमआर या उनकी जो टेक्सटाइल की कैपेसिटी थी उनकी, वो बढ़ गई। मगर इसके उसके फ़ौरन बाद हालात चेंज होने शुरू हो गए, दुनिया के हालात चेंज होने शुरू हो गए, आपकी रिसेशन आ गए, दुनिया में रिसेशन आ गया, फूड के रिसेशन आ गई, फूड की प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि कोविड के बाद जब दुनिया खुली तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, बिल्कुल ठीक है ना, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, स्टील के प्राइसेस बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और क्योंकि पाकिस्तान की जो करेंसी वीक थी ना, तो हमें वो चीज़ें और महंगी पड़ना शुरू हो गई। जब हमने देखें, एक मशीनरी से तो काम नहीं चलता है ना, कि आपने मशीनरी मंगा दी और आपने बोला कि कल से मैं उसकी प्रोडक्शन, आपको फिर उसका रॉ मटेरियल भी चाहिए, आपको फिर उसकी दूसरी लवाजमात भी होते हैं। आपको प्लानिंग हर चीज की तैयारी के साथ करनी चाहिए। अगर आप इंस्टेंट प्लानिंग करेंगे तो यही नतीजा सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। जब मशीनरी आई तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उसकी इंडस्ट्री की उसमें नहीं थी। मगर यही है कि देखिए, इंडस्ट्री की बिल्डिंग बनाने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए होता है ना। आपने मशीनरी तो मंगाई, पता चला कि वो स्टील बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है, तो जितने की मशीनरी नहीं थी वो उसका ढांचा बन रहा है। यानी कि देखें, होना क्या चाहिए कि मशीनरी हमारे पास लेटेस्ट होनी चाहिए, ढांचा सस्ता होना चाहिए। यहाँ क्या हो गया कि ढांचा का प्राइस जो है ना 10 गुना हो गई है, और मशीनरी जो है ना सस्ती पड़ी हुई है। इंडस्ट्री खड़ी होगी तो मशीनरी आएगी ना, उससे पहले तो नहीं आएगी ना। दूसरी बात मैं चाहता हूँ, एक मिनट, दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि यहाँ सबसे अच्छा, जो सबसे बेहतर बिजनेस है ना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है ना, और बहुत तेजी से आगे लेके जा सकता है ना, वो एग्रीकल्चर है। मैं बार बार कहूँगा, जो हमारी पॉपुलेशन है, जिसको हमें खाना खिलाना है, उनका पेट भरना है, मशीनरी खिला के आप उनको मशीनरी पेट में नहीं डाल सकते। आप खाना बनाए, आप एग्रीकल्चर करें। ये जो मैं चाहता हूँ कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये जो लिया हुआ है, और ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, और इसके ऊपर वो तेजी से काम कर रहे हैं, उन्होंने रियलाइज किया हुआ है, उनको पता है कि खाना होगा, पेट में दाना होगा तो काम भी होगा, दाना नहीं होगा तो काम नहीं होगा। देखिए, मैं एग्रीकल्चर के लिए बताऊं कि इसी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इस चीज़ को ऑन बोर्ड लिया है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, जिसके तहत जो है 50 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में इंजेक्ट होगा FDI के थ्रू। देखें, उसमें 85,000 एकड़ के करीब इस टाइम पे हमारी गल्फ स्टेट्स के एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ बातचीत चल रही है, जो कि 85,000 एकड़ जो है उसके ऊपर हम मॉडर्न फार्मिंग वगैरह करके, और वो मशीनरी जो इंपोर्ट होगी उसका अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होगा और यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस टाइम पे मैं ये चीज़ नदीम साहब ने बात की थी कि नेफ्टेक और टेफ्टा और उस सिलसिले में देखें, जो 2022 के अंदर हमारी जो वर्क फोर्स की थी वो 8 लाख थी, 2023 में हमारी 4,85,000 अब तक जा चुकी है। और उसके अंदर जो उन्होंने बात की जी 1 लाख जो वर्क फोर्स गई है वो ब्रेन ड्रेन के उसमें आते हैं, वो फिगर गलत है। ब्रेन ड्रेन के अंदर जो फिगर आ रही है वो 60 to 65,000 आ रही है, जिसके अंदर जो 12 से 13 कैटेगरीज में जो डॉक्टर, इंजीनियर्स, पैरामेडिकल, टीचर्स और बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें। और ये हर दौर के अंदर हर टाइम पे पाकिस्तान से ये वर्कफोर्स बाहर गई है। इस चीज़ को अगर आप ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट देंगे तो इसका मतलब है आप सब लोगों को आप यूटिलाइज पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, क्या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को वो सैलरी दे सकते हैं? जब नहीं है तो इस ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा, और हमारी जो वर्कफोर्स जो इधर अनएम्प्लॉयड है उसको हम भेजें। दूसरा ये कि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो कितने काबिल लोग बाहर गए हुए हैं, जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो CEOs जो हैं वो कैसे हुए? हम क्यों हर टाइम पे ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं? जहां तक बात की थी नदीम साहब ने नेफ्टा और टेफ्टा की, देखें नेफ्टेक वगैरह ये जो है अभी जो है टेस्ट सर्टिफिकेशन के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पिछली गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड लिया था, जिसमें वो बाहर जाने के लिए इस टाइम पे सऊदी अरेबिया जाने के लिए $50 सिर्फ उसका टेस्ट चेक करने के लिए चार्ज कर रहे हैं, जो कि एक गरीब बंदे पे बहुत बड़ा बोझ है। जो आपकी लेबर जा रही है, जो आपका किसी भी ट्रेड का बंदा जा रहा है, उस पर आप $50 ले रहे हैं, जो 18 से 19,000 रुपये इस टाइम पे चार्ज हो रहा है। मैंने जो बात की थी आप लोगों से जो PPP प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर जब
आपकी प्राइवेट फर्म्स और प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी आएगी तो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो आप देखें हमेशा बिजनेस कम्युनिटी कम प्रॉफिट पे भी काम करके और मैक्सिमम जो है आउटपुट निकालती है। ये बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कभी भी। अब एक चीज़ ये देखें कि आपकी जो इम्पोर्ट्स है वो क्यों बढ़ रही हैं। इंपोर्ट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी इस टाइम पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। एक्सपोर्ट आपकी 5% पे डाउन होकर 2.1 11 अरब डाउन हुई है। ठीक है, हर चीज़ रेमिटेंसेस डाउन होकर $2 अरब पे आ गई है। देखें इस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे मैं तो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से एक सवाल आज करूँगा कि हम ये देखें कि इस टाइम पे जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है क्या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो पेमेंट उनकी वापस पाकिस्तान आनी थी वो क्या आ रही हैं, वो आ रही हैं कि नहीं आ रही। मैं एक सवाल करूँगा, अगर हमारी और आ रही है तो प्रॉपर चैनल से आ रही है कि नहीं आ रही। जब देखें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ये चीज़ बोलती है कि जी हमें रिबेट दें, हमें फैसिलिटीज दें। रिबेट फैसिलिटी हर गवर्नमेंट देती आई है और ये गवर्नमेंट भी देगी। टेक्सटाइल को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि अभी कमाओ पूल बचा है तो इसको ज्यादा दिया जाए। जब टेक्सटाइल को दी गई है तो आप ये देखें कि जितनी की एक्सपोर्ट हो रही है क्या उसके अगेंस्ट जो अमाउंट बनती है वो क्या थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान में आ रही है, वो नहीं आ रही। हमारी रेमिटेंसेस वो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हमारी फिर मार्केट के अंदर 3 रेट्स आ गए। ऑफ कोर्स अब तीन चैनल्स आ गए हैं। आपके इंटर बैंक आ गया, ओपन मार्केट आ गया और ग्रे चैनल आ गया। हर कोई इस टाइम पे ग्रे चैनल पे जब बोल रहा है तो आप देखें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग अ हमारे ओवरसीज और सबको हमें इस चीज़ को फोकस करना होगा कि हम पाकिस्तान में जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जो हमारी रेमिटेंसेज हैं, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और इस टाइम वज़ीर ख़ारजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और इन ममालिक के साथ इनके साथ उनसे बात करें, एमओयू साइन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ करें। और यहाँ पे हमारी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, हमारे हमसाया ममालिक की तरफ ज़्यादा वर्क फोर्स का डिमांड जा रही है। फौरी तौर पे बात की जाए गल्फ स्टेट्स के साथ और यूरोपियन मार्केट्स के साथ, वर्क फोर्स के कोटा को बढ़वाया जाए। और जो ये ग्रे चैनल जो है उनके साथ गवर्नमेंट्स के साथ बात करके वहाँ पे भी क्रैक डाउन होना चाहिए, जो कि इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आ रहा है वो इंजेक्ट होना बंद हो। अगर ये चीज़ें इस चीज़ के ऊपर इंजेक्ट होना बंद हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि रेमिटेंसेज हमारी बढ़ सकती हैं। दूसरा, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, अब भी करूँगा कि कैश बैक इंसेंटिव इस टाइम पे ज़रूरी दें। जब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को कैश बैक इंसेंटिव दिया जाएगा तो हमारे जो 10, 15, 20 रुपए का डॉलर का जो गैप है वो हमारा कवर कर देंगे। तो हमारी जो है हमारी जो वर्क फोर्स है थ्रू बैंकिंग चैनल ये वर्क फोर्स पैसा भेजेगी और हमारे ग्रे चैनल डिस्करेज होंगे। जब ये ग्रे चैनल डिस्करेज होंगे, इनपुट और आउटपुट जब उसके दरमियान में गैप आ जाएगा तो वो जो ग्रे चैनल जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं वो भी अल्टीमेटली वो भी कम हो जाएंगे। राइट, चलें जी, बड़ा सही आपने डिफाइन किया है। मैं परवेज साहब से पूछना चाहूँगी, परवेज साहब क्यों लोग ग्रे चैनल्स यूज़ करते हैं? और दूसरी बात ये कि एक गैप जो होता है, जाहिर सी बात है कुछ पैसे बचाने के लिए, तो फिर वो सवाल क्यों करते हैं जब उनसे दूसरे तरीके से, यानी कि कोई ना कोई मुल्क कहीं ना कहीं से तो पैसे पूरे करेगा, टैक्स आप दे नहीं रहे, आप पैसे जो है वो ग्रे चैनल से भेज रहे हैं, तो फिर आप किस सूरत में सवाल करते हैं? ये लोगों से पूछा जाए। दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि ओवरऑल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको एक इंसेंटिव दिया जाए, तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहले किसी गवर्नमेंट ने आज तक बहुत सारी इकदाम किए हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा है कि भाई हमारी एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा नहीं हो रही है, क्या वजह है। किसी गवर्नमेंट ने ये तो पूछे ना, उसका रूट कॉज तो बताए चले कि क्या ऐसी वजह है कि हमारे पास अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया है, हमारे पास हर इंडस्ट्री है, हमारे पास हर नेमत है, यहाँ हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हमारे पास इतने सारे लोगों की वर्क फोर्स है, ठीक है ना, और हमारे पास इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, क्यों हम जो है ना एक फिगर है उससे आगे हम जा ही नहीं रहे? क्या ऐसी क्या वजह है? आपने बोला कि टर्फ भी दे दी, मशीनरी भी हमने इंपोर्ट करके दे दी, वो भी कहीं खप गई है पाकिस्तान में, मगर उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया। अगर आना चाहिए तो मैं तो समझता हूँ कि जो 30 बिलियन की बजाय वो 60 होना चाहिए, और फिर इसके बाद अगले साल वो 60 के बजाय वो 75 होना चाहिए। इस तरह से इंक्रीमेंटल आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ होनी चाहिए, मगर ये क्यों नहीं हुई? इसकी क्या वजूहत है, ये भी तो मालूम करें ना सबसे पहले। और दूसरा, रेमिटेंस क्यों नहीं आते? देखें, जो भी एक्सपोर्ट करता है ना, तो वो क्या है कि 10% जो उसकी जो रेमिटेंस होती है वो बाहर रख सकता है, क्योंकि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए जो भी होता है वो एक अलाव है। बाकी 90% उसको लाना पड़ता है एक सर्टेन टाइम के अंदर, वो उसको लाना पड़ता है। वो क्या करते हैं कि वो जो सर्टेन टाइम में उनको 90 डेज जो मिलता है ना, वो उसके अंदर
उसको प्ले करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर इतना नीचे तेज़ी से अप्रिशिएट हो रहा है और पाकिस्तानी करेंसी इतनी तेज़ी से जो डिप्रिशिएट हो रही है, तो उनको जो 90 डेज़ की विंडो मिलती है ना, वो उसका एडवांटेज उठाते हैं। वो कानूनी है, आप उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो कारोबार कर रहे हैं। उनका भी ये है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि वही पैसा है ना उनको यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि वो ज़्यादा पैसा इसलिए यूज़ करना पड़ता है कि उनके आगे के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके आगे के भी सेलिंग होती है, उनके आगे के भी रॉ मटेरियल उनको परचेज़ करना पड़ता है। आज अगर वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो उनको रॉ मटेरियल भी महंगा मिलता है, तो इनपुट कॉस्ट। तो ये देखें आप, इसके अभी अगर हम इस डिबेट में जाएंगे ना कि वो क्यों ना रेमिटेंस को लोग के बैठे हुए हैं और क्यों इस तरह से, पहले तो सबसे नहीं, हम पहले इस डिबेट में जरूर जाएंगे, मगर इस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। रूट कॉज क्या है, क्यों हमारी एक्सपोर्ट नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं और इतनी कैपेसिटी है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है ना, मिनिमम पाकिस्तान से $50 बिलियन की तो होनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट। वेल, थैंक यू सो मच सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। परवेज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। अदनान साहब आपने भी ज्वाइन किया हमें, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम निकाला, शुक्रिया आपका भी। आज हमने डिस्कशन की जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान का एक मेन इशू है। इसमें अक्सर यंगस्टर्स भी सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप कि जो हमने आज के दिन इशूज़ एड्रेस किए हैं वो काफ़ी डिबेटेबल थे, लेकिन फिर भी हमने कुछ सोल्यूशंस निकाले हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।